बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जब सवालात पूछे गए तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ज़िंदा हैं या नहीं है, लेकिन ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ज़ख्मी है या माजूर हो चुके हैं। इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की। फिर उन्होंने कहा जी ईरान की सारी क़यादत ख़त्म हो गई है, हम किससे मुज़ाकरात करें हमें मालूम नहीं है। 100 से ज़्यादा बहरी जहाज़ उन्होंने कहा जी हमने तबाह कर दिए, 7,000 अहदाफ को हम निशाना बना चुके हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने पहली मरतबा एतराफ़ किया कि जो अहदाफ निशाना बनाए वो मिलिट्री और कमर्शल थे, यानी कमर्शल अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एतराफ़ किया है कि हमने कारोबारी मराकज़ को और कमर्शल तनसीबात को निशाना बनाया है। अब अगर इसके मुकाबले में ईरान ये करता है तो वो बदले में करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद मैं आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि पीर के दिन हमने 3 ऐसे अहदाफ को निशाना बनाया जहाँ ड्रोन और मिसाइल बनाए जाते हैं। इस जंग में अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, यानी अब जंग से निकलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। समंदर में जो बारूदी सुरंगें हैं उसके बारे में उन्होंने कहा जी हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये काम करने वाले 30 जहाज़ हमने डबो दिए हैं पानी के अंदर। फिर उन्होंने यूरोप को डराया डोनाल्ड ट्रंप ने कि प्यूटन सिर्फ अमेरिका से डरता है और नेटो सिर्फ अमेरिका है, यूरोप से प्यूटन बिल्कुल नहीं डरता। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अब यूरोप को सोचना पड़ेगा कि वो अमेरिका और रशिया की सर जंग के अंदर हमेशा से अपना झुकाव अमेरिका की तरफ रखते रहे। अगर वो रशिया के साथ ताल्लुकात बनाएं और रशिया के साथ एक मुआहदा करेंगे, रशिया इस लिमिट से आगे नहीं आएगा, तो क्या ये एक नए दौर का आगाज़ नहीं हो सकता? इस बारे में यहाँ पे ना एक बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत शुरू हुई थी ना, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया था वो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने बात की, उससे भी पहले बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, हमें रूस के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना और सस्ती तवानाई तक दोबारा रसाई हासिल करना चाहिए, यही अक्लमंदी है। निजी तौर पर यूरोपीय रहनुमा मुझसे मुत्तफिक है, यानी ज़ाती तौर पर बात करते हैं तो यूरोपीय रहनुमा कहते हैं ठीक है बात, लेकिन कोई भी इसे बुलंद आवाज़ में कहने की जरूरत नहीं करता। हमें यूरोप के मफाद में रूस के साथ अपने तनाज़ात ख़त्म करने चाहिए। बेल्जियम के वज़ीर आज़म बार्टिव्यू का बयान। अब ये देखें ना, अगर तो रशिया के साथ ताल्लुकात यूरोप अपने नॉर्मल कर लेता है तो यूरोप की तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। यूरोप की रशिया के अलावा दुनिया में किसी से लड़ाई नहीं है। यूरोप तो फिर अमेरिका से भी धंधा कर सकता है, चीन के साथ भी और रशिया के साथ भी और एशिया के साथ भी और अफ्रीका के साथ भी। यूरोप की तो मौजें हैं, उनकी तो लड़ाई नहीं किसी के साथ, आपस में वो लड़ते नहीं है। उन्होंने अपना एक इक्वेशन बनाया हुआ है, अपनी यूरोपीय यूनियन बनाई हुई है। लिहाजा अमेरिका और रशिया की सर जंग में यूरोप बीच में पिस रहा था। अब यूरोप में ये आइडिया आना शुरू हो गया है, देखते हैं इसका क्या होता है, हम इस पर नज़र रखेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हमने ईरान को मुकम्मल तौर पे टिकाने लगा दिया है। अब दीगर ममालिक को चाहिए कि वो आएँ और आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाएं। सवाल ये है कि अगर टिकाने लगा दिया है तो फिर आबनाए हुर्मुज़ खुल क्यों नहीं रही? आप बड़े आराम से खुलवा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात का एतराफ़ भी किया कि ईरान एक अजीम ताकत है। हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो मशरिक़ वस्ता में ममालिक पर हमला कर देंगे, उन्होंने हमें हैरान कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये मानना पड़ा कि वाकई में एक बड़ी ताकत है ईरान, और ईरानियों का जवाब तगड़ा है। अच्छा, इसमें ना एक ईरान ने चैलेंज किया है डोनाल्ड ट्रंप को, मैं लगे हाथों आपको बता दूं। ईरानी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का दावा सच्चा है कि हमारी सारी की सारी बहरिया तबाह हो गई है और उन्होंने सारे जहाज डबो दिए हैं, तो फिर वो हमारे पानियों में आ जाए ना, फिर आबना हुर्मुज़ पे पहुंच जाए अपनी बहरिया लेकर। डोनाल्ड ट्रंप फिर इधर आते क्यों नहीं है? ये उन्होंने चैलेंज किया है। डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई जवाब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बाकी दुनिया को कह रहा है कि मेरे साथ चलो, आबना हुर्मुज़ को खुलवाओ, मैं नहीं वहाँ जाता। अपने बहरी बेड़े उन्होंने बहुत पीछे भिजवा दिए हैं, जबकि यूरोप और बाकी मुल्क ये कह रहे हैं कि अमेरिका का इतना ताकतवर बहरी बेड़ा जो है, इतनी बड़ी बहरिया, वो ये नहीं खुलवा पा रही, तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? फिर उन्होंने कहा जी जापान में हमारे 45,000 फौजी हैं, जनूबी कोरिया में 45,000 फौजी हैं, जर्मनी में हमारे 50,000 फौजी हैं। हम इन मुल्कों का दिफा करते हैं और वो इस जंग में साथ नहीं देना चाहते। ये ममालिक जनाब अमेरिका को अरबों डॉलर देते हैं और अमेरिका के फ़ायदे के लिए बहुत काम करते हैं। जापान की अपनी कोई ऐसी फ़ौज नहीं है। जापान अमेरिका को बहुत पैसा देता है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने दिफा के लिए, और बाकी ममालिक भी देते हैं। इसी तरह ये अरबों से तो बेशुमार पैसा लिया है अमेरिका ने, बेशुमार पैसा कमाया अरबों से अमेरिका ने, और वहाँ पे अड्डे भी बनाए। लेकिन जब अरबों के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो वो अड्डे अरबों के काम नहीं आए। अब सवाल ये पैदा होता, और अरबों ने खुद देखा अमेरिकन को भागते हुए, अमेरिकन को वहाँ से निकलते हुए। ये अरबों के लिए बहुत हैरान कुन बात थी।
और इस बात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है कि क्या हम अमेरिका पे इन्हिसार कर सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए? क्या अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा मुश्किल वक्त आने पर? यह सवाल आज पूरी दुनिया के दिमाग में है और शायद इसीलिए ममालिक अब अपने अपने दिफा के बारे में अलग तरीके से सोच रहे हैं। दुनिया जो है वो करवट ले रही है, ये तब्दीली आएगी, आप देखिएगा 8-10 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। एक और सवाल उठाया जा रहा है पूरी दुनिया में कि जिस अमेरिका और इसराइल का ये हाल ईरान ने कर दिया है, अगर कहीं इस अमेरिका और इसराइल की लड़ाई रूस के साथ या चाइना के साथ हो गई तो इनका क्या बनेगा? ये सोच के ही जो है वो अमेरिकन को खौफ आना चाहिए कि जब ईरान के सामने इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गए इन हथियारों के साथ और इस वॉर स्ट्रेटजी के साथ और ऐसी लीडरशिप के साथ, तो फिर रशिया या चाइना के साथ बराह रास्त पंगा हो गया तो फिर बनेगा क्या? अब इसराइल की हालत ये हो चुकी है कि उनके इंटरसेप्टर्स तकरीबन बढ़ चुके हैं, फारग ही हो गए हैं। अब इसराइल के अंदर कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जो ईरानी मिसाइल आए और उनको रोके। शुरू में जो वीडियोज हम देखते थे उनमें से 90% मिसाइलों को इसराइली हवा में तबाह कर देते थे, फिर ये शरह कम करते करते 70%, 40% तक आ गई। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर 10 मिसाइल आते हैं तो उनमें से 1 या 2 को इसराइल रोक पाता है, बाकी जाकर इसराइली इमारतों के साथ टकराते हैं। ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन है इसराइल के अंदर और इसी वजह से आपको नेतन्याहू कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहा। एक नादरीन मुसलमानों के नाम ख़त लिखा है और ना सिर्फ मुसलमानों के नाम बल्कि इस्लामी ममालिक के नाम एक ख़त लिखा है अली लारंजानी ने। ये ईरान की जानिब से इन्होंने 6 नकात लिखे हैं सारे मुसलमान ममालिक को। मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। इन्होंने नंबर 1 पॉइंट लिखा कि ईरान पर अमेरिका और सेहूनी साजिश के तहत धोखे से हमला किया गया, वो भी मुज़ाकरात के दौरान, जिसका मकसद ईरान को तोड़ना था। इस जारहियत में इस्लामी इनकलाब के एक अजीम रहनुमा समेत बहुत से शहरी और फौजी कमांडर शहीद हुए, मगर हमलावरों को ईरानी अवाम की शदीद कौमी और इस्लामी मुज़ामत का सामना करना पड़ा। नंबर 2, आप जानते हैं कि सवाए चंद ममालिक के महदूद सियासी मौक़िफ़ के कोई इस्लामी रियासत ईरानी अवाम के साथ ना खड़ी हुई, फिर भी ईरानी अवाम ने अपने मजबूत इरादे से हमला करने वालों को दबा दिया है। अब वो इस घेरे से निकलने के रास्ते भी नहीं ढूंढ पा रहे। शिकवा किया कि हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ कोई, चंद लोग खड़े हुए सिर्फ, और वो भी ज़बानी कलामी सियासी अंदाज में खड़े हुए। नंबर 3, ईरान बड़े शैतान यानी अमेरिका और छोटे शैतान यानी इसराइल के खिलाफ मुज़ामत का रास्ता जारी रखे हुए है, मगर क्या बाज़ इस्लामी हुकूमतों का रवैया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से मुतसादम नहीं है कि जो शख्स ए मुसलमानों की आवाज़ सुने और जवाब ना दे वो मुसलमान नहीं है? ये कौन सा इस्लाम है? चौथा नुक्ता जो उन्होंने पूछा वो ये कि कुछ ममालिक तो आगे बढ़कर ईरान को दुश्मन करार दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ईरान ने अपने इलाके में मौजूद अमरीकी अड्डों और अमरीकी और इसराइली मफादात को निशाना बनाया। क्या ईरान चुपचाप बैठ जाए जब आपके ममालिक में अमरीकी अड्डे ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हों? यह महज बहाना है। आज मुकाबला अमरीका और इसराइल के एक जानिब और ईरान और मुज़ामती कुव्वतों के दूसरी जानिब है। आप किस तरफ खड़े हैं? ये सवाल उन्होंने पूछा। सादी सी बात है, वो कहते हैं जी अड्डे जब बनाए अपने मुल्कों के अंदर और वहाँ से ईरान पे अटैक होगा तो ईरान वापस अड्डों पे अटैक करेगा। ये उन मुल्कों पे अटैक नहीं है। मुकाबला इसराइल और अमेरिका में और दूसरी जानिब ईरान के अंदर है। आप किसके साथ खड़े हैं? सवाल ये पैदा होता है। फिर 5वां नुक्ता जो उन्होंने बयान किया अपने लेटर में, इस्लामी दुनिया के मुस्तकबिल पर गौर करें। आप जानते हैं कि अमेरिका आपका वफादार नहीं है और इसराइल आपका दुश्मन है। एक लम्हे ठहरें, आप अपने पर और खित्ते के मुस्तकबिल पर गौर करें। ईरान आपके साथ मुखलिस है, वो आप पर गलबा नहीं चाहता। यानी ईरान यहाँ कब्जा नहीं करना चाहता, ईरान यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं करना चाह रहा, कोई एक्सपेंशन का प्लान नहीं है, वो इसराइल का है। तो ये ईरान ने यहाँ पे क्लियर किया कि अमेरिका आपका वफादार नहीं है, ईरान गलबा नहीं चाहता, ईरान आपका दोस्त है। नंबर 6, अगर उम्मत मुस्लिमा मुकम्मल ताकत के साथ मुत्तहिद हो जाए तो ये इत्तेहाद तमाम इस्लामी ममालिक के लिए सलामती, तरक्की और आज़ादी की ज़मानत बन सकता है। वैसे ईरान ने जितनी बहादुरी के साथ ये लड़ाई लड़ी है ना, अगर एक मुल्क ये कर सकता है तो सोचें अगर मुसलमान ममालिक सारे इकट्ठे हो जाएं। हमारे पास कितना पैसा, कितना कुछ है मुसलमान मुल्कों के पास। ये पहले भी बहुत दफ़ा आइडिया आया मार्केट में। तो इंसानियत के नाम पे इकट्ठे हो जाएं, खाली मुसलमान मुल्क नहीं बाकी ममालिक भी इकट्ठे हो जाएं साथ में, जो रीजन है वो सारा इकट्ठा हो जाए। जैसे यूरोपीय यूनियन है,
वो सब इकट्ठे रहते हैं। अगर ये रीजन भी इकट्ठा हो जाए और आपस में मुआहदा कर लें कि हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, हम तरक्की करेंगे, तामीर करेंगे, गरीबों को फ़ायदा देंगे, अपने लोगों को अपलिफ्ट करेंगे, अगर ये सारे मुल्क मिलकर फैसला कर लें और ये खून रेजी बंद हो जाए तो चंद जर्नैलों की दिहाड़ियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी, चंद पागल ज़हनी मरीजों का काम तो बंद हो जाएगा। लेकिन इस खित्ते के जो करोड़ों लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में अरबों लोग हैं बल्कि, उन सब का मुस्तकबिल बन जाएगा। नाज़रीन, आखिर में मैं एक तबसरा पढ़ रहा था एक नौजवान का, और उन्होंने बड़ी मज़ेदार चीज़ लिखी। उन्होंने कहा जी कि ईरान इतनी शानदार लड़ाई लड़ रहा है, कौन सा जर्नैल है, किसी का नाम आया सामने, कोई गाना शाना निकाला हो उनके ISPR ने, या उनके जर्नैलों को हीरो बनाया गया हो? नहीं, वो ईरानी कौम को हीरो बना रहे हैं, ईरानी कौम के मुंतखब नुमाइंदों को हीरो बना रहे हैं, अवामी नुमाइंदों को। और वो ईरान की बात करते हैं, ईरानी अवाम की बात करते हैं, वो किसी एक जर्नैल की, किसी एक को हीरो बनाने की बात नहीं करते। तो उनकी सोच के अंदर बड़ी आज़ादी है। वहाँ पे देखें ना, दो ही लोग सामने आ रहे हैं, दोनों फौजी नहीं हैं, अब्बास इराक्ची और अली रंजानी, ये दोनों लोग सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी हमें सीखनी पड़ेगी ईरान से कि बड़ी से बड़ी लड़ाई भी आप लड़ें तो कौम को खड़े होना होता है। एक बात तो वादे हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट के क्रॉस की अब अहमियत नहीं रही। पहले एस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे करके क्रॉस लगा देती थी कि जनाब ये पॉलिटिकल शख्सियत खत्म, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, अब ये कभी नहीं आएगा। और फिर हमने देखा सियासतदान बेचारे एड़ियां रगड़ते रहते थे, बैठे रहते थे अपने ड्राइंग रूमों के अंदर, और उनकी सियासी हैसियत खत्म हो जाती थी। तो इमरान खान साहब पे क्रॉस इन्होंने लगाया था, तो 8 फरवरी को अवाम ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला कि जनाब आपने इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, इतनी सख्ती भी की लोगों ने, फिर भी इमरान खान ने जिस जिस के ऊपर हाथ रखा उन सबको जितवा दिया। और वो सिलसिला अभी तक जारी है। कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर कहता है कि ये वजीर आला है, और DG ISPR पेशावर जाके ऐलान करते हैं कि जनाब ऐसा कबूल नहीं है, और फिर कैदी नंबर 804 जेल से बैठकर जीत जाता है। तो सिस्टम के ऊपर तो रूल कर रहा है कैदी नंबर 804, और इस वक्त अवाम के दिलों पे भी कर रहा है। अगर अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत खत्म करनी है तो ये तरीकाकार जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया हुआ है ये तो ठीक नहीं है। इससे तो पब्लिक मजीद इमरान खान साहब के साथ खड़ी होती चली जाएगी। सबसे पहले जो इमरान खान साहब का ट्वीट है, ये बड़े लंबे अरसे के बाद इतना तफसीली ट्वीट इमरान खान साहब का बाहर आया, और ये जो ट्वीट है ये 3 ट्वीट्स के ऊपर उनकी पूरी तहरीर आई है। क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली वहां पे मौजूद थी, कुछ जर्नलिस्ट भी वहां मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, और एक समात है जो बड़ी लंबी चली है। अब उस समात में इमरान खान साहब ने जो जो बातें की वो सारी फिर रिपोर्ट की गई उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए से। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी अहम चीजें हैं और कुछ अहम हदायत भी हैं जो इमरान खान साहब ने दी हैं, और ये उन्हें बड़े अरसे के बाद मौका मिला कि वो इतनी तफसील के साथ बात करें। रात गए ये ट्वीट जो है ये मंजर आम पे आए। इसके 3 हिस्से हैं, क्योंकि एक मरतबा में इतनी लंबी तहरीर लिखी नहीं जा सकती ट्विटर पे। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये गौर से सुनिएगा, इसमें आपको पूरा मंजरनामा नजर आ जाएगा कि इमरान खान साहब कहां लेकर जाना चाहते हैं तहरीक को, सिचुएशन को, और वो क्या देख रहे हैं इस वक्त, वो किस सिचुएशन में है। वो ये कहते हैं जी, कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया कि कैसे बेशर्मी और डिटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहां सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेजमीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत उस पर पर्दा डालने में भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का निफाज होता है। याद रखें, गद्दारी का मुकदमा है ये, और गद्दारी की सजा पाकिस्तान के अंदर फिर वो आप जानते हैं, ये हाई ट्रिजन केस है, बड़ा केस है, आर्टिकल 6। लेकिन मुल्क में इस वक्त आसिम ला के सिवा सब कानून खत्म हो चुके हैं। यहां पर लियाकत चट्टा जैसे लोग काबिल तहसीन हैं जिन्होंने अपने ओहदे पर जमीर की आवाज को तरजीह दी। इस चोरी के बाद अवाम का कत्लेआम किया गया और 26वीं आईनी तरमीम की गई। इस तरमीम के खिलाफ भी जिन जजेस ने आवाज बुलंद की वो तारीफ के काबिल हैं। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब खत्म हो चुका है, इसीलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे दे दिए गए हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फर्द वाहिद अपने इक्तदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इनसे डरेंगे ये उतना ही आपको